कंसोलिडेशन पे चलते हैं दोबारा। अभी नहीं पहले अभी आईएस 12 में आए, चैप्टर 9 पे, पेज 9 पे। अभी आईएस 12 में ही हूं, चैप्टर में पेज 9। आईएस 12 चैप्टर में पेज 9, दूसरा टेबल, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। पहले पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है जो मास्टर क्वेश्चन कराते हुए किया था कि एक्विजिशन डेट पे जब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एस के एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है। सब्सिडी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब अकाउंटिंग कर ली हुई है, उसने आईएस 12 लगा लिया हुआ है। सब्सिडी ने अगर अपनी पीपीई के ऊपर आईएस 12 लगा लिया हुआ है तो सब्सिडी ने किया होगा उसके पीपीई की कैरिंग अमाउंट 200, टैक्स बेस 140, इस पे डिफरेंस आया होगा 60, उस पे उसने डीटीएल बना लिया होगा। ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते थे पीपीई की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अगर फेयर वैल्यू पीपीई की 230 है तो सब्सिडरी इसका डिफरेंस ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कर चुकी। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये 200 नहीं 230 का है, तो सब्सिडरी जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना चुकी, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैरिंग अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, टैक्स बेस तो उतनी रहेगी क्योंकि टैक्स वाले तो ये कंसोलिडेशन नहीं करे ना। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल डिफरेंस 60 की बजाय 90 होना चाहिए, तो सब्सिडरी ने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो अब ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, इस 30 के ऊपर डीटीएल और बन जाएगा है, इस 30 के ऊपर डीटीएल मजीद बनेगा टैक्स रेट लगा के। तो ये हमने एक मास्टर क्वेश्चन में किया भी था कि गुडविल की वर्किंग करते हुए जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं, उन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी रेट लगा के डेफर्ड टैक्स बनाया था। ये इस पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ मैंने, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ये पहले पैराग्राफ में ये वाली बात लिखी हुई है, ये कंसोलिडेशन में कर चुके। दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि एस की इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट आ रही थी लेट से 40, टैक्स बेस थी 40, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसमें छुपा यूआरपी इसमें से निकाला गया, ग्रुप में यूआरपी की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गुड्स का यूआरपी इन्वेंट्री में से निकाल देते हैं ना। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसमें से यूआरपी निकाल दिया गया तो बैलेंस शीट में इसको 35 कर दिया गया, जबकि टैक्स बेस वही 40 की 40 है। तो ये 5 का डिडक्टेबल डिफरेंस आ गया कि टैक्सेबल एसेट है, कैरिंग अमाउंट कम कर दी, तो इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स की मजीद एडजस्टमेंट बननी चाहिए। गुडविल की वर्किंग में नहीं, ईयर एंड पे मजीद डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट आनी चाहिए इस 5 पे, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेंट्री 40 नहीं 35 की है। तो ये वही मास्टर क्वेश्चन के अंदर ये भी एक एडजस्टमेंट की थी, ये मैंने इसमें दूसरे टेबल में लिखा हुआ है, सॉरी दूसरे पैराग्राफ में। और इस एडजस्टमेंट के लिए टैक्स रेट किसका यूज होगा, पी का कि एस का? एस का, क्योंकि ये एस का एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट कम की जा रही है, यानी बायर का टैक्स रेट यूज होगा इस एडजस्टमेंट के लिए क्योंकि बायर की इन्वेंट्री को कम किया जा रहा है बेशक कर ग्रुप में रहे, लेकिन पी और एस का टैक्स रेट फर्क हो सकता है। तो ये बायर के इन्वेंट्री को हम कम कर रहे हैं, एस की इन्वेंट्री को नहीं, बायर की इन्वेंट्री को। तो बायर की इन्वेंट्री कम हो रही है, यानी उसकी इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कम कर रहे हैं, तो फिर डेफर्ड टैक्स उसकी इन्वेंट्री ही की वजह से राइज हो रहा है, तो इसलिए बायर का टैक्स रेट लगेगा। है ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट, लेकिन टैक्स रेट बायर वाला लग रहा होगा। बिल्कुल वही तो बता रहा हूं कि अगर यूआरपी की एडजस्टमेंट वाला टैक्स रेट है तो वो बायर वाला टैक्स रेट लगेगा, लेकिन वो टैक्स एडजस्ट सेलर के प्रॉफिट्स में से होगा। टैक्स रेट लगेगा बायर वाला, लेकिन रिटेन अर्निंग्स में वो सेलर वाले में से एडजस्ट हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट उसने कमाया था। तो बायर वाला रेट क्यों लग रहा है? क्योंकि बायर की इन्वेंट्री है, बायर का एसेट है जिसको हम कम कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर डिडक्टेबल डिफरेंस आ रहा है। जी उधर है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तीसरा
तीसरा पैराग्राफ, इसी पेज पे तीसरा पैराग्राफ है। नोट क्या करना, लिखा हुआ मैंने, पढ़ लें, मर्जी है कर लें, लेकिन इसमें क्या नोट करेंगे, कर लें जैसे जो नोट करना। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के ऊपर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट होती है जो नेट एसेट्स में ही लिखी जाती है, गुडविल की वर्किंग में, और बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। और फिर उसके बाद जो मजीद एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, यूआरपी, उनके ऊपर मजीद डेफर्ड टैक्स एडजस्ट होगा। तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर सब्सिडरी के कोई लॉसेस थे और उन पे वो शर्मो शर्मी डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बना रहा था क्योंकि उसको लगता था मेरी औकात ही नहीं है, लेकिन अब कंसोलिडेट होने के बाद हो सकता है ग्रुप को उन लॉसेस का फायदा हो जाए। सब्सिडरी के हो सकता है लॉसेस थे और सब्सिडरी ने उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया हुआ था, सब्सिडरी को लगता था मेरी औकात ही नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद पेरेंट को उन लॉसेस से फायदा हो सकता है, तो फिर ग्रुप में उनके ऊपर डीटीए बन सकता है। बेशक एस ने नहीं बनाया हुआ था लेकिन ग्रुप में बन सकता है। ये तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ। ऐसे एसेट चले बताता हूं, ये मैं बात कर रहा हूं उन कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस की जिनके ऊपर डीटीए बनाना होता है, और वो एस ने नहीं बनाया हुआ था, लेकिन ग्रुप को जब उन लॉसेस का बेनिफिट मिल सकता है तो ग्रुप बनाएगा उसका डीटीए। उसे नहीं बनाया हुआ था ना, क्योंकि उसको लगता था कि कल को लॉसेस में ही रहना है। मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट में देखना होता है ना, जो पिछले सवाल में भी था कि अगर तो प्रोबेबल है कि कल को उनका बेनिफिट मिल जाएगा तो डीटीए बनता है। जैसे पिछले सवाल में 88 था लेकिन कंपनी ने सिर्फ 55 पे बनाया हुआ था, उनको लगता था कि कल को बेनिफिट ही नहीं मिलना। तो इस तरह से सब्सिडी ने हो सकता है कि लॉसेस ही की उम्मीद रखते हुए सारे कैरिड फॉरवर्ड लॉस पे डीटीए ना बनाया हो, लेकिन ग्रुप को पी के प्रॉफिटेबल होने की वजह से उन लॉसेस का फायदा मिल जाएगा, तो ग्रुप बना लेगा उस पर डीटीए। हाँ जी है? नहीं, सब्सिडी के लॉसेस अलाउ होते हैं, मुझे जितना टैक्स याद है सब्सिडी के लॉसेस अलाउ होते हैं। हैं जी? अब अगले पेज पे भी यही बात चल रही है। 20 मजीद बना देंगे। अच्छा, अब आ जाएं कंसोलिडेशन पे। पहले आइए आप कंसोलिडेशन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए, मास्टर क्वेश्चन पे। कंसोलिडेशन का चैप्टर चल रहा था पेज 71 तक, चैप्टर 12 था, 71 तक पेजेस थे चैप्टर के। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो रहे थे, उनमें पेज 16 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 16, प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 16। एक उंगली यहाँ रखें और एक उंगली रख लें इसके सॉल्यूशन पे, पेज नंबर पेज 41, पेज 41। इसका क्वेश्चन है पेज 15 पे और सॉल्यूशन है पेज 41 पे। पहुंचे? अच्छा देखें, इसमें सवाल में पॉइंट नंबर 2, ये दो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स थी पेज 16 पे। पॉइंट नंबर 2, दो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स थी। फिर इसके अलावा एक पॉइंट नंबर 3 था, एक इंटेंजिबल एसेट था जो एस ने नहीं माना हुआ था, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड था। सॉल्यूशन में पेज 41, 42, गुडविल की वर्किंग। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया था। देखें क्वेश्चन में प्लांट के ऊपर
क्वेश्चन में प्लांट के ऊपर 24 बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू 27, 3 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। तो सॉल्यूशन में देखें ब्रैकेट में 3, ये वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। फिर पॉइंट नंबर 3, 12,000 का इंटरनली जेनरेटेड ब्रांड है सवाल में, ये सारा का सारा आ गया सॉल्यूशन में ब्रैकेट में 12। पॉइंट नंबर 4, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, इसको हमने 7,000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी सॉल्यूशन में, जस्ट इसे एक लाइन ऊपर गुडविल की वर्किंग में, ये वो 7,000 ब्रैकेट में आ गया। और लैंड वाले की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहां इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सवाल में कहा हुआ था कि उसका जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट है। तो जितनी भी कंसोलिडेशन के सवाल में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होंगी उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद क्रिएट होगा। तो वो नेट एसेट्स में से लेस, क्योंकि सब्सिडी के एक्सपेंसेस ही वही हैं, और बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट। कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन में, ये 7,000 रुपए को हमने इसके बारे में कुछ कहा नहीं ना, तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि अलाउबल होगा। अगर बता देता कि नहीं अलाउबल डिडक्शन नहीं है तो इसको भी ना लेते, कुछ कहा नहीं ऐसा। अगर ये अलाउबल डिडक्शन ना होती तो इसको ऊपर ना बनाते डेफर्ड टैक्स, नहीं है तो कुछ नहीं कहा, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अलाउबल है कि नहीं है। हमने जो भी गुडविल की वर्किंग में एडजस्टमेंट्स की हैं उनमें से जिस जिस पे टैक्स नहीं बनता उसको छोड़ के बाकियों के ऊपर डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखें गुडविल की वर्किंग में कैपिटल प्रीमियम अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग्स, ये तो बैलेंस शीट की फिगर्स लिख दी। लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है 2,000 की, सवाल में कहा हुआ था कि इसके ऊपर प्रॉफिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इसलिए इस 2 को छोड़ दिया। अगर ना कहा होता तो ये 2,000 भी लेते। सारा सॉल्यूशन से ही देख रहा हूं मैं। गुडविल की वर्किंग में 2,000 लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, 3,000 प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, 12,000 ब्रांड की एडजस्टमेंट, 7,000 कंटिंजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट। जो हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक्विजिशन डेट पे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं एसेट्स लायबिलिटीज की, उन्हीं का डेफर्ड टैक्स भी एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडरी ने अपने हिसाब से कैरिंग अमाउंट के हिसाब से डेफर्ड टैक्स बना लिया हुआ है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं ये नहीं, ये वैल्यूज हैं, तो इसलिए ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से डेफर्ड टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो तो 3,000 ऊपर भी आ रहा है, 12,000 भी पर आ रहा है। वही जो हमने नेट एसेट्स में एडजस्टमेंट्स डाली है ना, वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर डेफर्ड टैक्स भी क्रिएट होना है। पॉजिटिव है तो मजीद डेफर्ड टैक्स पड़ना है। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखें डिटेल डाल दिया, और ये नेट एसेट्स में से लेस हो गया क्योंकि सब्सिडरी के लिए ये मजीद एक्सपेंस बनाएंगे हम, तो हम उसकी रिटेन अर्निंग को कम ही करेंगे ना। ये जो मैंने सब्सिडरी में इधर नेट एसेट्स में लेस किया है, ये हम डेफर्ड टैक्स का और एक्सपेंस ही बना रहे हैं। नहीं, अब हमें प्रॉपर डेफर्ड टैक्स का नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, अब हमें अलग से वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये जो अभी इस वक्त डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट गुडविल की वर्किंग में कर रहे हैं, ये नेट एसेट्स में से लेस हो रहा है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। उसके अलावा आप जो मजीद कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स रिटेन अर्निंग में करेंगे, जितना जितना वहां एडजस्ट करेंगे उतना उतना उनके ऊपर टैक्स भी एडजस्ट करेंगे। देखें, जब हम एक प्रॉपर IAS 12 का सवाल कर रहे हैं ना, फिर तो पूरी कंपनी का डेफर्ड टैक्स हम 0 से कैलकुलेट कर रहे हैं। उसमें तो आप कह लो टी अकाउंट बनाया है, ये तो सब्सिडरी ने ऑलरेडी सब कर लिया हुआ है, हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसमें मजीद एडजस्टमेंट्स ही कर रहे हैं। तो एक एडजस्टमेंट होगी एक्विजिशन डेट पे, गुडविल की वर्किंग से नजर आएगी। वो जो हम गुडविल की वर्किंग में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स की भी वर्किंग होगी, जो वहीं गुडविल की वर्किंग में आएगी, और उसका दूसरा इफेक्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। ये हो गई एक्विजिशन डेट पे इसकी एडजस्टमेंट। उसके बाद रिटेन अर्निंग की वर्किंग में देखें, हमने जो जो चीजें अब एडजस्ट की हैं, चाहे पी के कॉलम में चाहे एस के कॉलम में, इसका मतलब वो पहले उन लोगों के अकाउंट्स में नहीं थी तभी तो एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर उनका रिलेटेड टैक्स भी एडजस्ट होगा। तो इसलिए रिटेन अर्निंग के अंदर आपको जितनी चीजें नजर आ रही हैं, इन सब चीजों को एक एक करके देखें, पी के कॉलम को भी और एस के कॉलम को भी, और वर्किंग 5 के अंदर देख लें, इनका टैक्स भी एडजस्ट किया। रिटेन अर्निंग की वर्किंग देखें और एक एक आइटम को साथ मैच करें, डेफर्ड टैक्स वर्किंग 5। अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर डेफर्ड टैक्स बनाया है तो फिर उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी डेफर्ड टैक्स में एडजस्ट होगी। यानी कंसोलिडेशन के सवाल में डेफर्ड टैक्स के हम 2 काम कर रहे हैं, एक गुडविल की वर्किंग में जो कुछ भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो रहा है, और दूसरा जो उसके बाद मजीद पोस्ट एक्विजिशन में हमने चेंजेस की, उनमें चेंजेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एडजस्ट हो रहा है।
रिटेन अर्निंग में जो जो चीज बढ़ा रहे हैं तो उस पर टैक्स और बन रहा है, जो जो चीज रिटेन अर्निंग से माइनस कर रहे हैं उससे टैक्स बच रहा है। तो रिटेन अर्निंग की वर्किंग देखें, सारी एडजस्टमेंट्स इन सब पे एक एक करके टैक्स भी इन्हीं का रिलेटेड प्लस माइनस चलाता गया हूं। जो चीज रिटेन अर्निंग में प्लस हुई है उसका टैक्स भी प्लस हो गया, और जो चीज रिटेन अर्निंग में माइनस हुई है उसका टैक्स भी माइनस हो गया। वर्किंग 3 और वर्किंग 4 को देख लें साइमल्टेनियसली, वर्किंग 3 और वर्किंग 5, क्योंकि वो एग्जाम था गेन ऑन लैंड। सब एक एक करके देख लें, सारी की सारी नजर आएंगी आपको। फाइनेंस कॉस्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि सवाल में कहा था कि इस पे नहीं है रिडक्शन। नेट नहीं कर रहे, उस पर टैक्स ले रहे हैं। ये जो डब्बा है ये सब रिटेन अर्निंग में आने वाली चीजों का टैक्स है। फाइनेंस कॉस्ट सबसे पहले आ रही है 1606, इसका सवाल में लिखा हुआ था कि इसकी डिडक्शन नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया। कंटिंजेंट कंसिडरेशन इसके बारे में भी कहा था इसकी डिडक्शन नहीं है, कहा हुआ था सवाल में, इसलिए इसको छोड़ दिया। गेन ऑन लैंड ट्रांसफर इसके बारे में भी सवाल में कहा था डिडक्शन नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। बाकी सब चीजों पे एक एक करके बल्कि नहीं, मैंने और आसान कर दिया, ये सारी चीजें मैंने दोबारा लिखी, बाद में इनका टैक्स ले लिया नीचे। हाँ ठीक है, ताकि एक ही बार टैक्स रेट लगा लें, वरना ये भी कर सकते थे कि हर एक पे टैक्स रेट लगा लगा के तो वो बार बार लगाना पड़ता। तो मैंने सारी आइटम्स एक ही बार लिखी और उनका नेट करके एक ही बार टैक्स लगा दिया। फिर बता रहा हूं, डेफर्ड टैक्स की ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एडजस्टमेंट्स हैं। एक, एक्विजिशन डेट पे जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स अराइज होगा। क्या डबल इफेक्ट लें उसका, गुडविल की वर्किंग में लेस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट। और दूसरा, जो रिटेन अर्निंग में पोस्ट एक्विजिशन फेज में किया उसमें जो जो भी प्लस माइनस हो रहा है, अनलेस के वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ना हो, उस सब के ऊपर भी टैक्स प्लस माइनस हो रहा होगा। ये है IAS 12 और कंसोलिडेशन का मिक्सचर। हाँ मतलब जो टैक्स में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वर्किंग 5 देख लें चित्रा। कौन सा? हाँ जी, देख ली वर्किंग सारी। ठीक है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर IAS 12 मिक्स हुआ तो ये 2 काम होंगे। गुडविल की वर्किंग में जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स, जो कि गुडविल की वर्किंग में वही नेट एसेट्स में ऐड या लेस। अगर इक्विटी में हम पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर हम गुडविल की वर्किंग में नेगेटिव एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो फिर वहां टैक्स प्लस और डेफर्ड टैक्स एसेट। तो एक गुडविल की वर्किंग में डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा, उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन में जितना कुछ रिटेन अर्निंग में प्लस माइनस किया है, अनलेस के उनमें से टैक्स इनएडमिसिबल आइटम्स ना हो, उन सब के ऊपर भी टैक्स प्लस माइनस होगा। ठीक है, अच्छा अब चैप्टर 11 में आए वापस। चैप्टर 11 पेज 10। पेज 10, चैप्टर 11 पेज 10। चैप्टर 11 पेज 10 शुरू से आए। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पैराग्राफ बता दिया, एसेट्स कैरिड एट फेयर वैल्यू कल बता दिया था परसों। गुडविल वाली बात पढ़े। नहीं पढ़े ना, ये मैंने पहले बताई थी डिटेल पढ़ाते हुए, एक्सेप्शन समझाते हुए बताई थी कि गुडविल के ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना क्योंकि उसका टैक्स इफेक्ट ही नहीं होता। तो अब उसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन में एक मैंने बात लिखी हुई है कि जब गुडविल की एक्सेप्शन क्रिएट किया ना, तो फिर गुडविल पे बाद में अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस हो उसका भी फिर कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है। देखिए, जब गुडविल को हमने क्या ही एक्सेप्शन दिया, पेज 10 पे तकरीबन दरमियान की एग्जांपल से नीचे, गुडविल, जब हमने गुडविल को एक्सेप्शन कहा था, जब मैंने डिटेल की एक्सेप्शन पढ़ाई थी ना, तब गुडविल की भी बात की थी। तो जब गुडविल को एक एक्सेप्शन कहा है तो गुडविल पे कल को इंपेयरमेंट लॉस होगा तो उसके ऊपर भी टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी? नहीं, जब वो क्या ही एक्सेप्शन दिया है उसको, तो गुडविल के इंपेयरमेंट के ऊपर भी कोई टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं आनी। नहीं, करंट टैक्स तो होना ही नहीं है, डेफर्ड टैक्स की भी एडजस्टमेंट नहीं आनी। अभी आप मास्टर क्वेश्चन की वर्किंग देख रहे थे,
देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? वर्किंग 3 में गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस नजर आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर नहीं किया मैंने आगे वर्किंग 5 में टैक्स। इसलिए नहीं किया क्योंकि गुडविल एक्सेप्शन में है, तो फिर गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर भी कोई डेफर्ड टैक्स नहीं है। मास्टर क्वेश्चन में अभी वर्किंग 3 के अंदर आप सारी आइटम्स का एक एक करके देखें तो वर्किंग 5 में लिखी हुई है वो, लेकिन गुडविल की इंपेयरमेंट लॉस नहीं लिखी हुई है। जाग रहे हैं? तो इसलिए नहीं लिखा हुआ वहां पर है। कहां लिखा है? कंसोलिडेशन के पास पेपर्स में आए, कंसोलिडेशन के पास पेपर्स, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन 22 पढ़ लें करता हूं मैं। कंसोलिडेशन के पास पेपर्स में, कंसोलिडेशन के पास पेपर्स में, हाँ जी, हाँ जी एल जी, कंसोलिडेशन के पास पेपर्स में चैप्टर 12 था कंसोलिडेशन। क्वेश्चन 22 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। है क्या आईएस 12 को जो सवाल कराना था वो यही है, कंसोलिडेशन मिक्स, कंसोलिडेशन मिक्स आईएस 12। एक पहले कंसोलिडेशन के वक्त ना एक होमवर्क दिया था, आपने किया भी होगा, उसमें आईएस 12 मिक्स था। अब आप जब दोबारा वो सवाल करेंगे फाइनल तैयारी करते हुए, अब आपको उसमें आईएस 12 वाली चीजें नजर आएंगी। वो एक सवाल था दिसंबर 19 का, वो एक दफा आपने होमवर्क किया था, उसमें आईएस 12 मिक्स था। अब जब आप दोबारा कभी भी करेंगे जिंदगी में तो अब आईएस 12 पढ़ चुके हुए हैं। क्वेश्चन 22 पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी, फुली वेस्टेड यानी इनकी अभी कोई वेस्टिंग कंडीशन बाकी नहीं है, वेस्ट हो गई हुई हैं। जी पढ़ लें तो मैं करूं।
इसके आई कैप के सोल्यूशन से शदीद इख्तलाफ है मुझे। वो लगता है किसी ने जब बनाया होगा तो वो जो आपकी 6 घंटे क्लास पढ़ने के बाद हालत हुई होगी ना, तो उस हालत में बेचारे ने बनाया था सोल्यूशन, प्लस माइनस आगे पीछे कर दिए और मतलब बहुत ऑब्वियस प्लस माइनस गलत कर दिए थे। चेक भी उस हिसाब से किया होगा। ये एक अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफिशियली जो तरीका बताया गया है वो ये है कि ये जब सोल्यूशन बनता है तो पेपर मार्क होने के बाद काफ़ी सारी उसमें चेंजेस भी आती हैं, क्योंकि जब लोगों के सोल्यूशन आते हैं तो पता लगता है कि ये गलतियां भी थी। अब वो जो लोग वेबसाइट पे सोल्यूशन अपलोड करते होंगे वो कौन सा स्टाफ होगा, उनके पास कौन सी फाइल होगी। जैसे आप लोग जो लोग ऑडिट में हैं तो आप लोग अपने ऑडिट के बाद जो अकाउंट्स फाइनल करते हैं तो उसको आप रखते हैं अकाउंट्स, फिर कहते हैं अकाउंट फाइनल, फिर एक फाइल होती है फाइनल, फिर होता है जो कैपिटल लेटर में फाइनल लिखा होता है, फिर उसमें मैनेजर का नाम लिख के फाइनल, फिर पार्टनर का नाम लिख के फाइनल। तो अब जिसने अपलोड करना था उसने पता नहीं कौन सी वाली फाइल अपलोड की है, क्योंकि आई कैप वाले ना ऑफिशियली ये जो वेबसाइट पे सोल्यूशन ओन अपलोड हुए होते हैं उसको ओन नहीं करते। डिस्क्लेमर लिखा होता है कि ये बस ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है, आप इसको, तो इसलिए इसमें ये चांस मौजूद है कि अपलोड करने वाले ने गलत फाइल अपलोड कर दी हो, ये चांस मौजूद है। क्योंकि पिछले साल मैं फाइलें चेंज करवा चुका हूँ, क्या कि उनको FAR2 की गलत फाइल अपलोड हुई थी, तो वो चेंज उन्होंने कर दी थी, अपलोड चेंज कर दिया था, तो इसलिए गलत फाइल अपलोड हुई हो सकती है। नहीं, फाइल अपलोड करने वाले लोग और होंगे, वो तो कोई क्लरिकल स्टाफ होगा, लेकिन जो चेक कर रहे होंगे वो उम्मीद है कि सारे काबिल लोग ही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जून 17 का क्वेश्चन नंबर 3 शायद, पार्ट ए, गुडविल कैलकुलेट करनी है। इन्वेस्टमेंट कैश कितना है 2000, और कुछ शेयर एक्सचेंज वगैरह। पॉइंट नंबर 4, ये ना आपको एक चीज पढ़ाई थी, आप मुझे पूरी उम्मीद है भूल हाल गए होंगे, वैसे मैं खुद ही बता देता हूं। ये मैंने ना कंसोलिडेशन के चैप्टर में अदर इश्यूज करके एक सेट बनाया हुआ है, कंसोलिडेशन अदर इश्यूज। उसमें मैंने एक चीज रखी हुई है, शेयर ऑप्शंस थी। उसमें यह था कि अगर सब्सिडरी के कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड थे और पेरेंट उस सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को कहता है कि आप ये वाले ग्रांट्स रहने दें, हम आपको नए ग्रांट देते हैं। जैसे वो बच्चे ने कोई गंदी चीज है, छोड़ो गंदी चीज इसको फेंको, ये अच्छी वाली चीज ले लो, तो वो अच्छी वाली चीज उन लोगों को दी है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट ये थी कि जो उनके पास पुराने एस वाले ग्रांट्स थे उनकी फेयर वैल्यू नहीं, उनकी IFRS 2 के मुताबिक निकली हुई वैल्यू को इन्वेस्टमेंट का हिस्सा माना था। नहीं, उसका एक फार्मूला लगाया था, सब्सिडरी की निकली हुई वैल्यू इनटू जितने साल रहते हैं, जितने साल गुजर गए हैं। इतना ज़बानी क्या सोचना यार। चैप्टर में पेज 69 पे, चैप्टर में पेज 69, ये मैंने एक दफा का जिक्र पढ़ाया था कि सब्सिडरी के ग्रांट्स लेके उनको पेरेंट ने अपने ग्रांट्स दे दिए। तो पेज के एंड पे पॉइंट नंबर 2, जो सब्सिडरी वाले ग्रांट की वैल्यू बनती थी इनटू जितना वेस्टिंग पीरियड गुजर चुका डिवाइडेड बाय हायर ऑफ जितना अब रिवाइज टोटल है या फिर जो ओरिजिनल था। इसका जो आंसर आता है वो इधर इन्वेस्टमेंट में लिखते हैं। और नंबर 3 पॉइंट, जो पेरेंट वाले अवार्ड की IFRS 2 की वैल्यू है माइनस जो ऊपर इन्वेस्टमेंट में लिखा, वो पेरेंट एक्सपेंस बनाता है। ये पढ़ाया हुआ है। अब इस सवाल के अंदर सब्सिडरी का जो प्रोग्राम था उसकी वैल्यू है 140। इसको पेज 69 पे लिखे हुए फार्मूले में रखें, पेज 69 फार्मूला नंबर 2, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं।
सब्सिडरी वाले ग्रांट्स की IFRS 2 वाली वैल्यू कितनी है? किधर है भाई? 140 है ना, तो इस 69 पे लिख के फॉर्मूले में पुट करें, 140 आ गया इनटू वेस्टिंग पीरियड कितना गुजर चुका, सारा गुजर चुका, डिवाइडेड बाय सारा, तो 140 आ गया। क्योंकि वेस्टिंग पीरियड भी बाकी कोई नहीं है, हो चुका है सारा। कैसे पता हो चुका है सारा? लिखा हुआ है फुली वेस्टेड है, तो फिर ये 140 इंटू आगे 1 हो गया बस, तो ये आ गया 140, और ये 140 है जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनेगा। और पेरेंट वाले प्रोग्राम की क्या वैल्यू है? वो भी 140 है, नहीं वो भी 140 है। तो पॉइंट नंबर, फार्मूला नंबर 3 का आंसर 0। पेज 69 पे फार्मूला नंबर 2 का आंसर 140 और फार्मूला नंबर 3 का आंसर 0 है ना। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर शेयर बेस्ड जो अवार्ड हैं 140, NCI फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट शेयर पे है? जी NCI किस पे है? शाबाश, साइलेंट है तो प्रोपोर्शनेट कर लें, शाबाश, वेरी गुड। पहली लाइन में लिखा हुआ है 100%। तो NCI नहीं है, लेस नेट एसेट्स। हम लोग लिखा करते हैं यहां पर कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर लेने से सब्सिडरी के एसेट्स हैं 700 और कैपिटल 100, रिजर्व्स 370 और लायबिलिटीज 230 हैं, 470, 230। अगर इनकी फेयर वैल्यू 720 है और इनकी फेयर वैल्यू 232 है, तो गुडविल की वर्किंग में हम लोग लेस नेट एसेट्स में क्या लिखेंगे? कैपिटल 100, रिजर्व्स 370, एक्विजिशन डेट की है ये। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एसेट्स की 20, लायबिलिटीज की 2, नेगेटिव नहीं, अभी डिटेल नहीं बता रहा, 4। तो अगर आप इसी को नेट कर लें तो देखें क्या आता है, 488। क्यों? बैटरी ला दे यार, अभी तो चेंज की थी मैंने, बैटरी ला लो। 2 नंबर कहाँ, अभी नई बैटरी डाली मैंने, एक ही पड़ी थी वो मैंने डाल ली। अच्छा ठीक है ठीक है। ये क्यों 488 आ गया भाई? देखें, इस 700 और 230 का जो फर्क था वो ये 470 था। ये फिर हम नेट एसेट्स इसी को कहते हैं ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर हमने इनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी यहां डालनी। तो असल में हमने क्या किया, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ले ली है ये। और गुडविल की डेफिनेशन ही यही होती है, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड और नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का डिफरेंस, तभी तो सही गुडविल निकलती है। यानी अगर आपके पास नेट एसेट्स की वर्किंग करने के लिए ये फिगर्स हैं तो फिर तो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स डाल लेते हैं। लेकिन अगर ये कैपिटल प्रीमियम है ही नहीं तो आप एसेट्स की फेयर वैल्यूज और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू ले लें, यही चीज बन जाएगी। ये बन जाएगी चीज, ये बन गई आपके सामने। तो गुडविल की वर्किंग करते हुए आपको एक्विजिशन डेट की
कैपिटल रिजर्व्स वगैरह की फिगर नहीं दी हुई, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज दी हुई है। यस सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, दी हुई है फेयर वैल्यूज। तो आपको बैलेंस शीट पूरी दी हो ना, फिर तो हम बेशक ये करें कि कैपिटल, रिजर्व्स, एसेट्स की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। लेकिन अगर हमारे पास सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज दी हुई है, तो हम इस तरह लिखने की बजाय दिस माइनस दिस कर लेंगे, तो भी यही 488 ही आएगा। तो नेट एसेट्स में क्या लिखूं? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। एसेट्स की कितनी है? 3618 माइनस लायबिलिटीज की कितनी है? अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है जो बड़ी ऑब्वियस ही चीज है, लेकिन वो ठीक नहीं है। IFRS 3 में ना कुछ एक्सेप्शंस हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की। IFRS 3 कंसोलिडेशन, कुछ आइटम्स हैं जिनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करने से मना किया हुआ है, वो एक्सेप्शंस हैं। उनमें एक आइटम है IAS 19 वाली रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये एक्सेप्शंस के अंदर एक चीज लिखी हुई है। तो यहां पर ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन आ रही हैं, इसकी फेयर वैल्यू 60 आ रही है, जबकि कैरिंग वैल्यू 17 है, तो इसकी फेयर वैल्यू नहीं लेनी होती। ये एक्सेप्शन में फॉल करता है? ये क्या हो गया? ये कहां लिखी हुई है? वेरी गुड क्वेश्चन। कंसोलिडेशन चैप्टर, पेज नंबर 4। यार ये भी फारिग होगी, बैटरी ले आओ यार, इसको पॉज करके जाना, बल्कि खैर रहना, ले आओ। है यार, अभी तो एक क्लास और पढ़ानी है, ऐसे तो ना करे। पढ़ा ले, आपने बोलना, हमें क्या लगे, पढ़ाए हमने सोना है, हम बैठ के सो लेंगे, आप पढ़ाए। कंसोलिडेशन चैप्टर पेज 4। शुरू वाला डब्बा, एक्सेप्शन, सेकंड बुलेट पॉइंट, यहां लिखा हुआ। और ये एक्सेप्शन, मुझे लगता है एक और सवाल भी हमने किया था, उसमें ना IFRS 5 वाला एसेट था, उसकी फेयर वैल्यू दी हुई थी, वो हमने इग्नोर की थी क्योंकि वो एक्सेप्शन है। तो इसी तरह ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला भी एक्सेप्शन है, तो हमें इस 60 को लिफ्ट नहीं करवानी। तो इस 1888 में से 60 हटा के वापस 17 ले लेते हैं। इस 1888 में 60 शामिल है ना, ये एक्सेप्शन है, ये हटा के 17 ले लें, ये बन गई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स।
773। ये क्या है? अभी खोला? तीन बैटरियां खत्म होंगी। अब आप लोगों का क्या होगा? 1773 बस हो गया ये, या इसमें कोई और एडजस्टमेंट भी है? पता नहीं सर, आपको ही पता होगा। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, कौन था पॉइंट 1? इतने सारे पेजेस खुलवा दिए। क्वेश्चन पे वापस आ गया हूं मैं, पास पेपर में क्वेश्चन पे हूं मैं। पॉइंट 1, सब्सिडरी ने एक डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया हुआ था। नहीं हो रही होंगी उसकी कंडीशंस पूरी, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एसेट मानना है, क्योंकि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटेंजिबल एसेट है। जिस तरह वो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वगैरह, तो ये इसमें क्यों नहीं कवर हुआ? क्योंकि ये तो बुक वाली वैल्यूज थी, उसके अंदर तो वो नहीं कवर हुआ होगा, इसलिए ये एक अलग से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। नहीं, मजबूरन वाला एसेट IS 12 होता था, या कंसोलिडेशन चल रही है? नहीं, IS 12 मिक्स जरूर है, लेकिन अभी मैं इस वक्त कंसोलिडेशन करा रहा हूं। गुडविल वो मजबूरन एसेट IS 12 की चीज है, ये कंसोलिडेशन हो रही है इस वक्त। हाँ जी, ये वो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स थे, या इस तरह का इंटेंजिबल एसेट जिसको IS 38 ने मना किया था, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिफाइबल है। क्या नहीं लगा? हाँ, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है LG यानी पेरेंट रिकॉग्नाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट। कौन सी डेवलपमेंट कॉस्ट? जो कि PAL ने इनकर की हुई है, एज एन इंटेंजिबल एसेट्स एट इट्स फेयर वैल्यू। तो इतना तो क्लियर कह दिया उसने। PL हैड चार्ज ऑफ दीज कॉस्ट्स, वो इनको एक्सपेंस बना चुका हुआ था, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एसेट माना जा रहा है। कितना? 153। पॉइंट नंबर 2, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अच्छा, इस वक्त ना कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है? IS 12 नहीं है अभी, अभी आएगा IS 12, अभी कंसोलिडेशन चल रही है, गुडविल निकाल रहे हैं हम। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये एस ने डिस्क्लोज की हुई थी, लेकिन पेरेंट के लीगल एडवाइजर को लगता है कि इसका बेस्ट अंदाजा 25 है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम यहां पर एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लिखा करते हैं। 39 25। ये ना कंसोलिडेशन चल रही है। पॉइंट नंबर 3, अब ये IS 12 वाली बात जरा सी आई है। सब्सिडरी के लॉसेस थे, लेकिन सब्सिडरी की इतनी औकात नहीं थी कि वो उनसे बेनिफिट ले पाता, लेकिन पेरेंट को लगता है कि वो इनमें से 300 मिलियन से बेनिफिट ले सकते हैं, कि 500 मिलियन से ले सकते हैं, 300 से। टोटल 940 थे, और एस ने इन पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ जी, 500 पर उसने किया हुआ होगा, क्योंकि PAL को लगता था कि वो इनमें से 500 सख्त बेनिफिट ले सकेगा, तो उसने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया होगा। लेकिन पेरेंट को लगता है कि वो मजीद 300 से फायदा ले सकता है, तो ये अब इसको डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करेगा। 300 पर टैक्स रेट लगाएगा ना, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट यहां रिकॉग्नाइज करेगा। करता हूं अभी। पॉइंट नंबर 4, ये सारी एक्विजिशन डेट की चीज, एक्विजिशन डेट के है ना लॉसेस। PAL हैज असेस्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। उसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन है ना, वो फिर बात की, इधर सुनो यार,
जो अदर इंफॉर्मेशन है वो फिर अब बाद की चीजें हैं, एक्विजिशन डेट के बाद की चीजें हैं। ये एडिशन इंफॉर्मेशन में ये बाद में बेची हुई चीजें हैं, उन पे स्टॉक है, यूआरपी। फिर पॉइंट नंबर 2 मजीद किसी कंपनी एसोसिएट के शेयर्स खरीदे हैं। पॉइंट नंबर 3 टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। ये उसके बाद की चीजें। एक्विजिशन डेट की यही एडजस्टमेंट्स थी। एक तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज होगा लॉसेस पे, उसके अलावा इनके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट होगी। तो डेफर्ड टैक्स की फिर एक वर्किंग की कर लेते हैं। क्या वो असल में ज्यादा सारी चीजें हैं ना, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं इन सब में अलग अलग देखते हैं। हो सकता है किसी का टैक्स रेट फर्क हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको वर्किंग कह रहा हूं। है नहीं अलग, अलग है नहीं। आप डायरेक्टली 1773 भी कर सकते हैं लेकिन इस 1773 के अंदर इस 1773 को भी तोड़ के करते हैं ना, फिर देखते हैं, आपको पता लगेगा कि अलग अलग ही करना था, नेट भी कर सकते थे। ये 1773 की फिगर ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, IAS 12 और कंसोलिडेशन का मिक्सचर सवाल हो रहा है। अभी इस वक्त पार्ट ए में गुडविल कैलकुलेट हो रही है, तो इसमें ज्यादा नॉलेज कंसोलिडेशन वाला है। इन्वेस्टमेंट दी हुई है कैश, ये वो अदर इश्यूज के अंदर मैंने रिप्लेसमेंट अवार्ड कराया था, ये वो फिगर है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाली बात समझाई थी अभी कि कैपिटल प्रीमियम के साथ लिख के फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर दें या उसके बजाय ऐसे कर दें, बात वही बनेगी। ये वो है जो एस ने अपना कोई एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है। कैसे पता ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से है? क्लियरली लिखा हुआ है कि एलजी रिकॉग्नाइज्ड। ये वही कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली एडजस्टमेंट है। अब ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की हैं, इनके ऊपर डेफर्ड टैक्स आना है, क्योंकि IAS 12 मिक्स वाला सवाल है। और इसके अलावा वो जो पुराने सब्सिडरी के लॉसेस थे जिनको वो लिफ्ट नहीं करवा रहा था, वो भी अब उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज होना है। तो अब मैं यहां पर डेफर्ड टैक्स की जो फिगर लिखने लगा हूं, वो मैं एडजस्टमेंट की अलग वर्किंग करने लगा हूं। ये होने लगा अब। अब हम लोग जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट अगर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो हम किसके ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे? इन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पे ना, यानी फेयर वैल्यूज और टैक्स बेस के डिफरेंस से, या फेयर वैल्यूज और कैरिंग अमाउंट के डिफरेंस से। दोबारा, जो सवाल के शुरू में टेबल दिया हुआ है उसमें फेयर वैल्यूज और टैक्स बेस का डिफरेंस लेके मैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करूं, या फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस लेके? क्यों? क्योंकि सब्सिडी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस को कर चुकी है ऑलरेडी अकाउंट फॉर। हमने तो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में जो मजीद एडजस्टमेंट हो रही है, हमने उसको एडजस्ट करना है। तो हमने इसी के ऊपर बेसिकली एडजस्टमेंट लेनी है। अच्छा, अब इसमें अलग वर्किंग इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि ये जो सामने लिखा हुआ है ना, वो जो आप पूछ रहे थे कि हम अलग वर्किंग क्यों कर रहे हैं, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं लिखी हुई है, ये नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू लिखी हुई है। हम इन्हीं के ऊपर रेट लगा के जहां डेफर्ड टैक्स तब कर लेते अगर हमने लिखा होता कैपिटल, प्रीमियम, रिजर्व्स और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखी होती। अगर हमने यहां एडजस्टमेंट लेट से 50 लिखी होती तो हम इस 50 के ऊपर यही ब्रैकेट में रेट लगा देते। लेकिन ये 1773 ये नहीं है, 1773 ये है, इसलिए अलग से वर्किंग करनी पड़ रही है इसकी। ठीक है, वरना हम बिल्कुल ऐसे ही करते कि इसी के ऊपर टैक्स रेट लगा के यहां लिख लेते। लेकिन ये एडजस्टमेंट की अमाउंट नहीं है, एडजस्टमेंट ये है, ये तो कैपिटल प्रीमियम है। ओके, अब ये मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं, और एडजस्टमेंट्स करते हुए हमने डेफर्ड टैक्स लेना है फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट के डिफरेंस पे, क्योंकि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस पे तो वो ऑलरेडी एस अकाउंटिंग कर चुका होगा। क्या क्या चीजें हैं जी? पीपीई है, फेयर वैल्यू कितनी है? 15, कैरिंग अमाउंट 59, और क्या है? इन्वेस्टमेंट्स 490, 367, और क्या है? करंट एसेट्स की तो फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट सेम है,
तो इस पे तो एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है। फिर उसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट, तो वैसे ही डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है, उस पर कौन सी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, वैसे भी उस पर बनती कोई नहीं है। एसेट्स में बस ये दो चीजें थी। लॉन्ग टर्म डेट है ही कोई नहीं डिफरेंस। रिटायरमेंट बेनिफिट्स बनाना ही नहीं है, एक्सेप्शन है। करंट लायबिलिटीज उनमें भी कुछ नहीं है। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बेसिकली इन दो में ही थी बस, और बाकी ये है डेवलपमेंट कैरिंग अमाउंट 0 और ये 153, कंटिंजेंट लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट 0 और ये 25। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4, इस 140 के लिए सब्सिडी ने जो सब दिए हुए थे उसको खत्म करके पेरेंट ने अपने रिवॉर्ड्स दे दिए, तो सब्सिडी वाले हो गए क्लोज। जब सब्सिडी वाले क्लोज हो गए, खत्म हो गए, तो सब्सिडी ने अपनी सारी कैलकुलेशन खत्म कर दी, वो तो खत्म हो गए। सब्सिडी ने उसके लिए जो भी डेफर्ड टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया होता वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो खत्म हो गए। उसकी जगह पर पेरेंट ने अपने रिवॉर्ड इशू कर दिए, सब्सिडी का मामला क्लोज हो गया। तो उसने अपनी बुक्स के अंदर इस ट्रांजेक्शन के होने के बाद वो जो भी उसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड आ रहे होंगे वो खत्म, सब ट्रांसफर हो गए रिटेन अर्निंग के अंदर, वो खत्म हो गए क्लोज, क्योंकि कैंसिल हो गए। उसकी जगह पेरेंट ने अपने रिवॉर्ड दे दिए, तो सब्सिडी वाले सारे खत्म हो गए। जो भी उसका डेफर्ड टैक्स वगैरह था वो सब खत्म हो गया, सब क्लोज हो गया चैप्टर। सब्सिडी ने जो कुछ भी किया था वो सब रिवर्स क्लोज कर दिया। अब पेरेंट ने करना है जो करना है। इनके अगेंस्ट अभी पहले भी 2 सवालों में कर चुके, टैक्स वालों ने कल को क्या डिडक्शन देनी है? कौन सी फिगर लूं, 150 या 90? क्यों नहीं? वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू 150 भी तो है। अभी हम एक्विजिशन डेट पे खड़े वर्किंग कर रहे हैं, तो एक्विजिशन डेट पे खड़े होके तो इंट्रिंसिक वैल्यू 90 है। तो ये वही वाली चीज जो हम शेयर ऑप्शंस जहां ले रहे थे, एहतरामन एसेट, यहां 0, ये वही एहतरामन एसेट, और टैक्स बेस 90। ये सवाल यकीनन मुश्किल है, यकीनन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सिर्फ ये मसला नहीं है कि आपकी भी दिमाग की बस हो गई है, ये वाकई मुश्किल सवाल है, वाकई। और इसको इस नियत से करा रहा हूं कि क्या पता रिपीट हो जाए, हैं? ये वैसे नहीं लिख दें डिफरेंस में लिख दें। ये तो मैं वही कह रहा हूं जो 2 दिन से कल से कर रहा हूं। टैक्स बेस में वो इंट्रिंसिक वैल्यू और यहां पर 0 है। ये क्वेश्चन या IFRS 15 वाली क्लास? चलें देखते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, ये वो शेयर ऑप्शंस और कुछ शेयर ऑप्शन सब्सिडी ने अपनी स्टेटमेंट में, जी बिल्कुल, पेरेंट ने इसको एक्वायर कर लिया या अभी ऑफर की भी है? पूछा हूं, अभी ऑफर है या हो गई ट्रांजेक्शन? हो गई ना, सब्सिडी खरीद ली, सब्सिडी खरीद ली। जब सब्सिडी खरीद ली 1 जनवरी को, तो उस वक्त आपको ये सारी वैल्यूज बताई हैं। सब्सिडी खरीद ली, कंसोलिडेशन में हम यही समझते हैं कि पेरेंट सब्सिडी सब ने सही अकाउंटिंग जो जो भी करनी थी वो कर ली हुई है, अनलेस कोई एरर बताया हो। तो सब्सिडी के जब ये अवार्ड्स कैंसिल हो गए, पेरेंट ने अपने रिवॉर्ड्स इशू कर दिए, तो सब्सिडी वाला मामला, टेंशन खत्म हो गई उनके अवार्ड्स खत्म। तो उन्होंने अपने पास जो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड रखा होगा वो खत्म कर दिया होगा, रिटेन अर्निंग में ले गए होंगे, और उनके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स वाली चीज होगी वो भी क्लोज हो गई होगी, क्योंकि उनके पास तो बुक्स में से सारी चीज खत्म हो गई। तो उन्होंने डेफर्ड टैक्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, जो कुछ अपनी बुक्स में रखा था सब खत्म कर दिया, क्योंकि सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये खत्म हो गई है ट्रांजेक्शन। पेरेंट ने इसको अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, यानी पेरेंट करेगा इन्वेस्टमेंट डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। अब इसके अगेंस्ट जो भी कल को डिडक्शन टैक्स वालों ने देनी है, वो अब पेरेंट नहीं उसको अपनी बुक्स में डेफर्ड टैक्स में लाना है तो लाना है।
तो ये अब वो पेरेंट कंसोलिडेशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट कर रहा है, तो इसमें वो उसको लेके आ रहा है। तो ये 90 की कल को डिडक्शन मिलनी है। अब इनके डिफरेंस लें, कितना 273 123 153 90 नेगेटिव 25 नेगेटिव। टैक्स रेट सब पे 25 लगाएंगे या 35 लगाएंगे जी। जी बताएं। अच्छा टैक्स रेट है किस किस का? पेरेंट का कितना है? 25, सब्सिडरी का। अब बताएं किस पे 25 किस पे 35 लगाऊं? चलें पहले 25 बताएं किस पे लगाऊं। पेरेंट का 25 है, इस पे क्यों 25? क्योंकि एस नहीं फायदा इनसे कौन उठा पाएगा? अब पेरेंट। ये सब्सिडरी के लॉसेस थे जो एज पर टैक्स लॉज पेरेंट क्लेम कर सकता है, कर लेगा क्लेम। इस 90 पे क्या करूं? ये 25 क्यों? ये तो अब पेरेंट के जिम्मे आ गए, बाकी ये सब्सिडरी ही की चीजें हैं, बाकी पे 35 लगेगा। ये वो कैरी फॉरवर्ड लॉस हैं जो सब्सिडरी की जितनी गुंजाइश थी उसने उन पे बना लिया हुआ है डेफर्ड टैक्स। इनका अब सब्सिडरी फायदा नहीं उठा सकती क्योंकि उसकी नहीं आती हैसियत। पेरेंट ने इनको अपने अगेंस्ट क्लेम करवा लेना है, तो ये पेरेंट इसलिए रिकॉग्नाइज कर रहा है क्योंकि पेरेंट इनसे फायदा लेने वाला है। तो 25 ये हैं ही पेरेंट के, सब्सिडरी के तो ये खत्म हो गए हुए हैं इसलिए 25, बाकी ये सारे एसेट सब्सिडरी के ही हैं इसलिए 35। नहीं ग्रुप के लिए कर रहे हैं। हाँ लेकिन हैं तो ये एस के ना। अच्छा चलें आप ही के सवाल के जवाब में मैं एक सवाल पूछता हूं। नहीं पूछता हूं, ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होती हैं इनके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन किसकी रिटेन अर्निंग को चार्ज करते हैं? एस की के पी की? क्योंकि वो एस के एसेट्स हैं, तो ये एस के एसेट्स हैं इसलिए एस वाला टैक्स रेट। अब वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक पेरेंट एडजस्टमेंट कर रहा है लेकिन पेरेंट की रिटेन अर्निंग में तो नहीं चार्ज करते एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। एस के हैं तो एस को ही चार्ज होती है, इसलिए ये एस के ही एसेट्स हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी की भी जब कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो वो एस की रिटेन अर्निंग में कि पी की रिटेन अर्निंग में? एस की। तो ये एस की ही चीजें हैं। ये पी वाला इसलिए लगाया है क्योंकि एस की हैसियत नहीं थी इसकी। ये पेरेंट ऑफिशियली टैक्स वालों से ही अपने नाम से क्लेम करेगा क्योंकि टैक्स लॉज के मुताबिक सब्सिडरी के लॉसेस पेरेंट क्लेम कर सकती है, तो ये वो पेरेंट ही अपने ऑफिशियली क्लेम करेगा, इसलिए पेरेंट वाला टैक्स। ये है ही अब पेरेंट के, इसलिए पेरेंट वाला टैक्स। पीपी फिर आ गया होगा। हाँ तो फिर वो कैरिंग अमाउंट से ही आ रही होती ना। अगर उसने रीवैल्यू कर लिया होता तो फिर कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस ही ना आ रहा होता। अच्छा ये जितना औखा सवाल है ना, इसमें अगर जितने अगर डालते रहेंगे ना तो वो और मुश्किल हो जाएगा। पहले जितना है उसको कर लें। 95.55 फिर चेक कर ले यार। 43.05 0.55 8.75 105 फिगर्स ठीक है। टोटल हाँ जी 85.9 पॉजिटिव नेगेटिव यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पर क्या करूं?
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है। बस ये थी जी गुडविल। वन 324.9। इसमें आईकेप के सोल्यूशन में एक गलती थी, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली, वो उन्होंने उसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में एक्सेप्शन भूल गए शायद। बाकी ठीक है, एक ही इख्तलाफ था मुझे कि वो एक्सेप्शन है लेकिन उसको एक्सेप्शन नहीं लिया। नहीं, अपनी बुक में तो अपने डाला हुआ मैंने। मैं इसके साथ साथ बता रहा हूँ कि इसमें आईकेप वाले से डिफरेंस ये है कि उन्होंने ना उस रिटायरमेंट बेनिफिट डीबीओ के ऊपर भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ली थी, बाकी यही है। टैक्स बेस ही का है उसको। अरे सॉरी, ये डिफरेंस में ही लिखना था, सॉरी, कैरिंग अमाउंट में गलती से लिख लिया, ये डिफरेंस ही है, कैरिंग अमाउंट में गलती से लिख दिया था। ये असल में टैक्स बेस ही है, वो रूटीन में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का कॉलम बनाया होता है ना, इसलिए यहां लिख दिया है। कैरिंग अमाउंट जीरो होती है, ये असल में टैक्स बेस ही है। क्योंकि सब्सिडरी सारी अकाउंटिंग क्लोज कर दी हुई थी, तो अब ये नए सिरे से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो मैंने टैक्स बेस का कॉलम नहीं बनाया हुआ, अगर बनाया होता तो उसमें ये 90 लिखते और फिर ये डिफरेंस में 90 आ जाता। ये 90 मैंने यहां लिख दिया था गलती से, वो टैक्स बेस की आदत में लिख दिया था। ये तो मैं टैक्स बेस ही नहीं लिख रहा ना, ये तो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट लिख रहा हूं, तो वो 90 यहां नहीं लिखना, वो सीधा डिफरेंस में ही आना। गुडविल ये हम सब्सिडी कर रही वर्किंग, जब ग्रुप की अपनी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग होगी ये वही हो रही है, उसमें ग्रुप के लॉसेस नहीं आएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड अगर कोई है। अगर कोई होते तो वो पेरेंट्स ने अपनी बुक्स में ऑलरेडी रखे होते हैं ना, पेरेंट ने ऑलरेडी रखे होते अपनी बुक्स के अंदर। अगर पेरेंट के अपने कोई लॉसेस आ रहे होते तो वो यकीनन पेरेंट ने ऑलरेडी इन पे डेफर्ड टैक्स बनाया होता। ये तो वो एडिशनल है जो अब कंसोलिडेशन की वजह से पेरेंट तक पहुंच जाने हैं। नहीं, उनका वो भी लॉस में, हम भी लॉस में, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो गुडविल दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ग्रुप बैलेंस शीट बनाएंगे जब ईयर एंड पे, तो उसमें डीटीएल कितना आएगा। यानी ये तो हमने वो किया ना जो एक्विजिशन डेट पे आया है। मास्टर क्वेश्चन से अगर मैं रिलेट करूं तो गुडविल की वर्किंग में जो डेफर्ड टैक्स लिखा था वो मुझे लगता है 2000 लिखा था। उसके बाद जो रिटेन अर्निंग्स में मजीद प्लस माइनस था उस पे भी डेफर्ड टैक्स प्लस माइनस आया था, उसको 2000 के साथ मिलाया था तो डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बना था। ये पूछा है सवाल में, यानी ये जो निकाल लिया ये तो है स्टार्टिंग, उसके बाद जो मजीद रिटेन अर्निंग में हुआ होगा उसके ऊपर टैक्स लगाना। ठीक है? नहीं, कराने लगाओ। ठीक है, डेफर्ड टैक्स का ग्रुप बैलेंस शीट में क्लोजिंग क्या आना है वो निकालने लगाओ। डेफर्ड टैक्स ईयर एंड की फिगर तक पहुंच रहा हूं। यस सर। जो एक्विजिशन डेट पे कर चुके वो तो कर चुके, उसके अलावा जो पोस्ट फेज में मजीद चीजें अराइज हुई, कुछ नए एसेट्स भी आए होंगे, कुछ नई लायबिलिटीज आई हो सकती हैं। जो एक्विजिशन डेट पे वर्किंग 1 में बना लिया वो तो बना लिया 85.9, ये तो डीटीएल बनाया था। उसके अलावा जो एडिशनल आइटम्स एक्विजिशन के बाद नई हुई हैं उनकी बात करते हैं। क्या क्या है जो एक्विजिशन के बाद मजीद नया हुआ है।
पीपीई का तो कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्स्ट्रा डेप्शन वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकते, करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई लाइफ वगैरह है ही नहीं। जाग रहे हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पीपीई पे की है, इन्वेस्टमेंट पे की है, तो पीपीई के ऊपर अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है तो ईयर एंड तक आने में उस पर एक्स्ट्रा डेप्शन भी होनी चाहिए थी, उसका टैक्स भी यहां पर हमें प्लस माइनस करना चाहिए था, लेकिन पता ही नहीं उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इसलिए पीपीई का कुछ नहीं कर सकते। और जो कर सकते हैं, सवाल में जो इंफॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। जैसे यूआरपी है, तो यूआरपी दो हैं, एलजी ने जो पीएल को बेचा और जो पीएल ने एलजी को बेचा। तो जो पीएल के पास पड़ा हुआ स्टॉक है, चाहे कैरिंग अमाउंट और टैक्स लिख लें, चाहे डायरेक्टली डिफरेंस में लिख लेते हैं। पीएल के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? पीएल के पास जो पड़ा हुआ है 80, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये 80 नहीं है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या करेंगे? यूआरपी माइनस। तो इसमें कितना यूआरपी है? 20%। तो इसमें से 20% निकाल दें इसका, तो ग्रुप की नजर में ये 64 का है। क्योंकि कॉस्ट तो उसको 80 किया हुआ है ना, इन्वेंट्री की टैक्स बेस उसकी कॉस्ट, तो पीएल को तो 80 कॉस्ट किया हुआ है, इसकी टैक्स बेस तो उसकी 80 है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कैरिंग अमाउंट हमने यूआरपी लेस करके इतनी कर दी। तो आप 64 और 80 भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली यूआरपी की फिगर यहां भी लिख सकते हैं। एलजी का स्टॉक कितना? 140। और इसमें कितना प्रॉफिट? 11921। और क्या है एक्विजिशन के बाद चीजें कुछ सवाल में? नहीं, एसेट्स लायबिलिटीज में से देखें मजीद क्या अराइज हुआ है जी। 1 जनवरी 16 को एक एसोसिएट खरीदी, एलजी ने एक एसोसिएट खरीदी है। अच्छा, ये सवाल ना टेक्निकली अच्छा सवाल नहीं है, ये अच्छा सवाल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ, और ये ऐसा सवाल है कि टीचर्स में ये सवाल मशहूर है, ये वो वाला सवाल, हाँ वो वाला सवाल, तो ये अच्छा सवाल नहीं था, टेक्निकली अच्छा सवाल नहीं था। अभी मैं आपको इसकी एक और चीज बताऊंगा, वो नहीं गौर की होती लोगों ने। ये अच्छा सवाल नहीं था, इसमें टूटी फूटी 2000 चीजें बताई हैं उसने और बस उन्हीं की कैलकुलेशन करवा रहा है। जब इस तरह की मिसिंग चीजें होती है ना टूटी फूटी, तो स्टूडेंट फिर सवाल में सोचता रहता है कि बाकी चीजें कहां से लाऊं मैं, तो ये अच्छा सवाल नहीं है। अगर आपको ये सवाल बहुत अजीब सा लगे और बाकी कॉन्सेप्ट खराब कर दे तो फिर छोड़ दें सवाल को। मैं सिर्फ इसलिए सवाल करा रहा हूं क्योंकि ऐसे चांसेस होते हैं कि पास्ट का कोई सवाल थोड़ा बहुत बदल के पूछ लिया जाता है, इसलिए करवा रहा हूं। अदरवाइज ये टेक्निकली एक सवाल अच्छा नहीं है। ये आपकी मर्जी है, मैं छोड़ नहीं रहा, मैं करा रहा हूं। आपकी मर्जी है कि अगर ये रिपीट हो जाए, अगर तो कर सकें, है बाकी छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, क्योंकि टेक्निकली अच्छा सवाल नहीं है ये। 1 जनवरी 16 पेरेंट ने एक एसोसिएट को खरीदा, कितने का? 165 का। तो ये एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अराइज हुई 165, लेकिन कैरिंग अमाउंट एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है, कैरिंग अमाउंट आती है इक्विटी मेथड पे, कैरिंग अमाउंट इक्विटी मेथड पे आती है, बल्कि वर्किंग टू। कैरिंग अमाउंट कितनी? 165 प्लस इक्विटी मेथड। खरीदने के बाद से लेके अब तक की रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा, तो खरीदने के बाद से अब तक इसने प्रॉफिट कमाया लेकिन डिविडेंड बांट दिया, तो रिटेन अर्निंग में तो इतना ही आया ना। प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड बांट दिया, तो रिटेन अर्निंग में तो इतना ही आया। इसका 30% हमारा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है तो इसको इक्विटी मेथड। अच्छा, जिसने सवाल को छोड़ना भी हो ना, ये जो बीच में 2-2, 3-3 चीजें आ रही हैं, ये समझते जाएं। हो सकता है आइंदा किसी सवाल के अंदर ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट आ जाए, तो जो जो चीज इस सवाल में जितनी रिटेन कर सकते हैं वो कर लें। ओवरऑल सवाल अच्छा नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला पॉइंट इसके अंदर टेस्ट हुआ है वो अच्छा है।
इसलिए जिसने ये सवाल छोड़ना भी हो, ये इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट वाला सवाल जरूर पॉइंट देख लें। टैक्स बेस कितनी? 165। डिफरेंस टैक्सेबल डिडक्टेबल? टैक्सेबल। एसेट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। अब इस 9 का क्या करना है वो समझें। जो टैक्सेबल डिफरेंस या डिडक्टेबल डिफरेंस होता है उस पर हमने टैक्स रेट लगा के डेफर्ड टैक्स बनाना होता है। अभी पिछली क्लास के शुरू में मैंने एक पॉइंट जो खुद से लिखवाया था, 102 लेक्चर मैंने जहां से स्टार्ट किया था, एक पॉइंट पढ़ाया भी था कि डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करते हुए हमने वो टैक्स रेट्स जो फ्यूचर के बारे में है, और फिर एक मिसाल ये बताई थी कि अगर कोई पीपीई है, हम देखेंगे हमारा इरादा क्या है, उसको इस्तेमाल करने का इरादा है या बेचने का इरादा है। यह देखना इसलिए जरूरी होता है कि हो सकता है कि नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स पे टैक्स रेट और हो और पीपीई बेचने के प्रॉफिट पे टैक्स रेट और हो। तो अगर हमारा पीपीई इस्तेमाल करने का इरादा है तो डिफरेंस के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला टैक्स रेट लगेगा, और अगर हमारा पीपीई बेचने वाला इरादा है तो फिर जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपीई के ऊपर प्रॉफिट लगता है, टैक्स लगता है, वो वाला रेट लगेगा। दोबारा सुने, हम लोग ना डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर एक पीपीई है, इस सवाल में नहीं वैसे बता रहा हूं, 100 और टैक्स बेस है उसकी 40, डिफरेंस आ गया 60। ये डिफरेंस कब खत्म होगा? ओवर द पीरियड डेप्रिसिएशन होते 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 डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अगर तो इस पीपीई को हमने यूज ही करना है तो ये 60 का डिफरेंस डेप्रिसिएशन के नाम से ही खत्म होगा, तो फिर इसका टैक्स इफेक्ट जो भी आएगा वो नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स की सूरत में आएगा। लेकिन अगर ये पीपीई हमने बेचने का इरादा कर लिया तो फिर इस 60 के डिफरेंस ने कहां पर जाहिर हो जाना है? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल के डिफरेंस में जाहिर हो जाना है। अगर कल को हम इसको बेच देते हैं 130 का, तो अकाउंटिंग गेन निकलेगा 30 का, टैक्स गेन निकलेगा 90 का। तो ये 60 का डिफरेंस किस शक्ल में जाहिर हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल की शक्ल में जाहिर हो जाएगा। तो इसके लिए IAS 12 में नोट्स में एक बात लिखी हुई थी कि टैक्स की मेजरमेंट डिपेंड करेगी कि टैक्स के कंसीक्वेंस क्या होंगे एसेट से रिलेटेड। मैंने ना 102 लेक्चर ही यहां से शुरू किया था कि टैक्स के क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, उनको सामने रख के डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का डिफरेंस आया है 9 का, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये किस वजह से है ये डिफरेंस? ये 165, ये 165, तो फिर डिफरेंस किस वजह से? डिविडेंड नहीं, जो रिटेन अर्निंग में हिस्सा लिया हमने। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? इसी वजह से है ना, जो हमने ए के रिटेन अर्निंग में अपना हिस्सा लिया है। तो अब ये डिफरेंस कैसे खत्म होगा? या तो ओवर द पीरियड हम इससे डिविडेंड ले लेके कमाएंगे, ये जो रिटेन अर्निंग्स हैं, या तो कल को रिटेन अर्निंग से डिविडेंड बंट जाएगा, हम तक डिविडेंड पहुंच जाया करेगा, या फिर हम अगले साल इसको बेच देंगे तो फिर कैपिटल गेन में फर्क आ जाएगा। या तो हमें इस रिटेन अर्निंग का फायदा ओवर कई साल डिविडेंड की शक्ल में मिल जाना है, या फिर हमने इसको बेच देना है तो कैपिटल गेन की शक्ल में फर्क आ जाना है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दोनों के रेट सेपरेट हैं, डिविडेंड का रेट और है, कैपिटल गेन का रेट और है। पॉइंट नंबर 4 नहीं, पॉइंट नंबर 2 की लास्ट लाइन, LG प्लान्स टू डिस्पोज ऑफ 40% ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन NAL। यानी इस 9 मिलियन के डिफरेंस के टैक्स कंसीक्वेंस ये हैं कि 40% बिकना है तो उसका इजहार होना है कैपिटल गेन के सूरत में, और बाकी 60% रिटेन होना है तो वो डिविडेंड की शक्ल में रहना है। तो ये फर्क इसलिए करना पड़ रहा है कि इस 9 डिफरेंस पे रेट कौन सा लगना है। तो जो डिविडेंड की शक्ल में मिलना है उस पे रेट अलग लगाना है, और जो कैपिटल गेन की शक्ल में मिलना है उस पे रेट अलग लगाना है। 9 मिलियन के डिफरेंस में से तो इसके ऊपर मैं टैक्स रेट डिविडेंड वाला लगाऊंगा, इस पे कैपिटल गेन वाला लगाऊंगा। वैसे टैक्सेबल डिफरेंस 9 है, लेकिन इस 9 पे डेफर्ड टैक्स किस रेट से बनना है ये डिपेंड करेगा कि इसका टैक्स कंसीक्वेंस क्या होगा। ये जो मैं यहां पर बात समझा रहा था, तो अगर हमने इसमें से 40% बेच देना है तो फिर ये डिफरेंस जाके कैपिटल गेन के शक्ल में आना है,
और अगर हमने कल को रिटेन करना है तो बाकी डिफरेंस जो है वो डिविडेंड की शक्ल में आना है। तो इसलिए इस पे डिविडेंड वाला टैक्स रेट, इस पे कैपिटल गेन वाला टैक्स रेट। तो टैक्स कंसीक्वेंस क्या होगा उसकी बेस पे रेट चुनना है। इस सवाल को बेशक छोड़ दें, ये पॉइंट अच्छा है इसमें, और यूआरपी वाला पॉइंट अच्छा है। फ्यूचर की कौन सी रेट है? हाँ, तो 2017 के कितने हैं टैक्स रेट्स? नहीं है। अगर होते तो भी डिविडेंड, नॉर्मल प्रॉफिट वाला डिविडेंड वाला रेट यहां लेते, कैपिटल गेन वाला यहां लेते। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ऊपर पॉइंट नंबर 4। 16 का ईयर एंड आ जाएगा तो वो जो शेयर ऑप्शन हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मजीद अपडेट होगी, और वो मजीद कितनी अपडेट होगी? 90 से बढ़ के 150 तक चली जाएगी। तो 90 वाला तो हमने यहां लिखा हुआ है, 60 और कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट में 0 लिखेंगे, टैक्स बेस में 60 लिखेंगे, तो ये 60। अब इन पे लगा दें टैक्स रेट। इस पे कौन सा टैक्स रेट लगाएं? पीएल वाला, बायर वाला टैक्स रेट। 12.5, 17.5, और ये पेरेंट का है 25। हाँ जी, पहला वाला 5.6 पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव 5.68 चले, 0.63। अच्छा, दूसरी गलती आई कैपिटल सोल्यूशन में, वो इस पे पता नहीं किस वजह से शायद लिंक गलत लग गया होगा, इसको नेगेटिव कर गए। हालांकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम है, इसने पॉजिटिव आना है, तो ये दूसरा प्लस माइनस गलत लग गया। तो ये दो इख्तलाफ है मुझे सोल्यूशन से, एक वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट आती है, फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्सेप्शन है, और दूसरा ये सोल्यूशन में उनसे ब्रैकेट गलत लग गया। 61 ये है जी 20 नंबर का सवाल। हाँ जी, खत्म हो गया सवाल है, समझ नहीं आई? हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये सब्सिडरी का एक डेफर्ड टैक्स एसेट एक्विजिशन पे था, वो भी तो था ना, यानी कंसोलिडेट भी तो नहीं, बैलेंस शीट देखें जो सवाल में दी हुई है, उसमें सब्सिडरी का भी एक डीटीए है, तो वो नहीं कंसोलिडेट होना? खत्म तो नहीं किया वो, क्यों नहीं कंसोलिडेट किया है? नहीं, तो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम ये फिगर ग्रुप बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स की नहीं आनी है। पेरेंट का किधर है डेफर्ड टैक्स? हम कंसोलिडेट करके ये बैलेंस शीट की फिगर नहीं बता रहे। सवाल में पूछा था कि जो अबव ट्रांजैक्शंस हैं उनको बैलेंस शीट तक पहुंचाते उनके डेफर्ड टैक्स के साथ क्या होगा। ग्रुप बैलेंस शीट में ये फिगर नहीं आ रही होगी, क्योंकि पेरेंट की भी तो डेफर्ड टैक्स नहीं ना दिया हुआ, तो हमने P+S करना था, तो जब पेरेंट की फिगर भी नहीं है इसलिए 24 को भी नहीं लिया। हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि जो इसमें मजीद इंफॉर्मेशन है उसका क्या क्या होना है। तो फिर सवाल इस तरह का ना होता ना, फिर तो पूरी बैलेंस शीट दी होती। नहीं, ये सवाल ही ना पूछा होता ना, फिर ये चीज होती नहीं ना। फिर हमने जो एक्विजिशन डेट के ऊपर डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट की, और जो फिर इस तरह की चीजें भी ना होती। ये पेरेंट ने ऑलरेडी कर ली होती। क्या पेरेंट की बैलेंस शीट में क्या एसोसिएट ना आ रहा होता? पेरेंट ने डेफर्ड टैक्स ना कैलकुलेट कर लिया होता? ये सारा कुछ पेरेंट ने कर लिया होता। ये वाला काम हमसे मैक्सिमम कंसोलिडेशन के सवाल में, प्रॉपर कंसोलिडेशन के सवाल में ये काम मजीद करना टेस्ट हो रहा होता, क्योंकि ये हम ग्रुप एडजस्टमेंट करते हुए ये काम कर रहे होते।
नहीं, रिसीवेबल पेबल वो तो इंटरकंपनी एलिमिनेशन होती है। तो इसलिए अगर प्रॉपर बैलेंस शीट का सवाल होता तो ये इतना कुछ ना होता उसके अंदर। वो मास्टर क्वेश्चन और दिसंबर 14 वो वैसा होता। बस जी ये था IAS 12 और IAS 12 बस खत्म है। वाकई नहीं था, मैंने कहा टेक्निकली बिल्कुल बेकार सवाल था, मतलब पता नहीं क्या सोच के उसने सवाल बनाया था, बहुत अजीब सा सवाल था, कोई सिर पैर नहीं था इसका है। मैं वही भी मुझे ज़हन में आया है कि एग्जामिनर कमेंट देखते हैं। ये सवाल क्या है? क्वेश्चन 3। टीचर्स नहीं कभी भी एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व होते। क्वेश्चन नंबर 3, 1.87% candidates secured passing marks in this question. 1.87% students secured passing marks in this question. और बाकी बस इन्होंने सिर्फ बताया है कि स्टूडेंट्स ने नॉर्मली क्या गलतियां की। स्टूडेंट्स ने गलतियां की, एक तो उन्होंने कहा कि ये वो जो 140 गुडविल की वर्किंग में लिया था ना, वो स्टूडेंट्स भूल गए थे। फिर डेफर टैक्स एडजस्ट करना भूल गए गुडविल की वर्किंग में। नहीं, was ignored ना, was ignored। वो तो मैं कह रहा हूं भूल गए थे, was ignored, वो तो was ignored कह रहा है। फिर उसने कहा कि ये जो यूआरपी के ऊपर टैक्स रेट उल्टा लगा गए थे, ये बायर वाला टैक्स रेट लगाने की बजाय। फिर इन्होंने कहा कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू था इसको कुछ नहीं किया, इग्नोर्ड। और तो ये है जी इन्होंने कहा इस बारे में। इस सवाल इस चैप्टर इस पेपर का एक क्वेश्चन 4 था जो मैंने रेवेन्यू में कराना है, उसके बारे में एग्जामिनर कहता है कि 0.96% कैंडिडेट सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स। उस सवाल में भी सोल्यूशन में इंतहाई शदीद टेक्निकल गलतियां हैं, वो मैं आपको कराऊंगा सवाल। हैं जी, करा तो दिए, जाने दे यार। दिसंबर 18 था। नहीं वो मैंने कोई नहीं कराना है, मैं इसीलिए नहीं कराना। नहीं आप अलग से पूछें। दिसंबर 20 तो मैंने कर दिया था, दिसंबर 18 कैश फ्लो वाला वो नहीं, वो अलग से पूछ लें। ठीक है भैया, IAS 12 खत्म। दिसंबर 21 का सवाल अगर जान बचे आज आपकी तो दिसंबर 21 कराएं ताकि वो भी डिस्कशन में आ जाए। ठीक है, IAS 12 खत्म।